हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप सबके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के पार्ट को, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले 83 रैपिड फायर एमसीक्यू। तो रैपिड फायर एमसीक्यू को लेके एक बार फिर हम आप सबके साथ हाजिर हो चुके हैं और आज हम लोग करने वाले हैं 83 रैपिड फायर एमसीक्यू, जो कि आज ये पार्ट 1 है। इसके आगे इसके और भी पार्ट्स आएंगे, तो बिल्कुल आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, प्रैक्टिसेस करते रहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। तो प्यारे बच्चों, अब तक हम लोगों ने यूनिट 8 तक डिस्कस कर लिया है, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इसी प्रकार आज हम लोग यूनिट 9 को लेके आप सबके साथ फिर से एक बार हो चुके हैं हाजिर। तो अगर आप लोगों ने यूनिट 8 तक के एमसीक्यूज़ को नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके आप लोग उन वीडियोस को पहले चेकआउट करिए, उसके बाद ही आप फिर ऐसे यूनिट 9 को देखिएगा। तो एकदम सीक्वेंस में आप सबको चलना है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग आज की इस वीडियो सेशन को बिना अपने टाइम को वेस्ट करते हुए। 83 रैपिड फायर एमसीक्यू होने वाला है। स्पीड थोड़ा सा आप लोगों को फास्ट मिल सकता है, बट स्टिल मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप सबको भी साथ साथ एकदम कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगा। तो क्या आप सब तैयार हैं 83 रैपिड फायर एमसीक्यू के लिए? जी हाँ। एक और बात मैं आप सबके साथ कहूँगा कि जितने भी आप लोगों के पास क्या है कि जितने भी फॉर्मूलेज है इम्पॉर्टेंट, जो जो यूनिट में फॉर्मूलेज जितने हैं इम्पॉर्टेंट, तो उन फॉर्मूलेज को ज़रूर आप लोग एकदम कंटिन्यूअस बेसिस पे रिवाइज करते रहिए, ठीक है। फॉर्मूलेज के साथ आप बिल्कुल ना छोड़ें, फॉर्मूलेज को आप कंटिन्यूअस बेसिस पे रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूले हम लोग भूल जाते एग्ज़ाम में तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती है। फिर हम लोग उन चीज़ों, लगता है कि ऐसे कि फॉर्मूले आ रहे हैं और तब पर भी हम लोग नहीं कर पा रहे उसको सॉल्व। तो चलिए, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द कॉमन लॉ। इनमें से कौन सा लॉ, किस लॉ को हम लोग कॉमन लॉ कहते हैं? क्या आपको पता है कि किस लॉ को हम लोग कॉमन लॉ के नाम से जानते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है ये। तो बिल्कुल सही जवाब। इंग्लिश लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन लॉ। इंग्लिश लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन लॉ। बिल्कुल सही जवाब। तो इंग्लिश लॉ, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ इज योर कॉमन लॉ। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट? प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, एनी वन ऑफ द अबव। एनी वन ऑफ द अबव क्या होने वाला है इसका करेक्ट आंसर? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? सर, प्रपोजल। प्रपोजल। तो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, प्रपोजल होता है एक्सेप्टेड। जब कोई प्रपोजल एक्सेप्टेड कर लिया जाता है तब वो एग्रीमेंट बन जाता है, और एग्रीमेंट व्हेन लीगली इन्फोर्सेबल बाय लॉ देन इट बिकम कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले क्या होता है? प्रपोजल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हाँ, जैसे मैंने अभी बोला कि न्यूमेरिकल्स, उसी तरीके से लॉ में सेक्शंस, लॉ में सेक्शंस आपको याद करने हैं, ठीक है, सेक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रिक्वायर्स एनफोर्सिबिलिटी बाई लॉ? एनफोर्सिबिलिटी बाई लॉ, तो 2H होता है एनफोर्सिबिलिटी बाई लॉ, ठीक है। तो जब कोई चीज़ एनफोर्सेबल बाई लॉ हो जाता है वो क्या बन जाता है सर? वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड कैन बी टर्म्ड एज द स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको कहेंगे आप लोग? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी,
क्षतिपूर्ति, आप लोग सुनते हैं ना, जैसे हमारा लॉ इंश्योरेंस क्या है, इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये सारे के सारे ही कॉन्ट्रैक्ट आपके स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट फॉल इनटू। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप के अकॉर्डिंग, किस बेसिस के अकॉर्डिंग फॉल होता है? बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन, बेस्ड ऑन क्रिएशन, बेस्ड ऑन enforceability, based on executory contract, based on executory contract। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सर इसका करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन क्रिएशन। तो ऑन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट फॉल। तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट फॉल कब होगा? जब वो चीज़ क्रिएट किया जाएगा। अच्छा, बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब लागू करना, एनफोर्सिबिलिटी लीगली एनफोर्सेबल, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पार्ट, मतलब दोनों में से कोई एक पार्टी का जो पार्ट है वो अभी क्या होना, लागू होना बाकी है, उसको कहते हैं हम लोग एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेस्ड ऑन क्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट or contracts falls under the category that is based on enforceability। सर जो enforceable by law होगा वो valid हो, देखिए which of the following contract falls under the category that is based on enforceability। enforceability के आधार पर तो एक valid contract it is enforceable by law, void contract it is not enforceable by law, voidable contract it is depend on the person। ठीक है ना, इट इज़ डिपेंड ऑन द पर्सन। तो इट इज़ ऑल ऑफ द अबव, सारे ही जो है वो बेस्ड है एनफोर्सिबिलिटी के आधार पर ही, को कौन सा इन्फोर्सेबल होगा और कौन सा इन्फोर्सेबल नहीं होगा। हम लोग अक्सर इसी का बात करते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा, कौन सा नहीं होगा। तो सारे ही के सारे जो कैटेगरी है वो एनफोर्सिबिलिटी के आधार पर कैटेगराइज किए गए। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो एट द डिपेंड ऑन द ऑप्शन। ठीक है ना, तो ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कशन अबाउट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉल्स that fall under the category of enforceability is wrong। जो कि enforceability के कैटेगरी में नहीं आता है। valid which of the following discussion about different contract falls that fall under the, अच्छा जो enforceability that falls under the category of enforceability is wrong। ठीक है ना, बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंटेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट, तो अगर सारे एसेंशियल एलिमेंट होंगे तो ये होगा। नेक्स्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नॉट लीगली एनफोर्सेबल सिंस इट इज बिगनिंग। ठीक है ना, तो बिगनिंग से ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड एग्रीमेंट होता है। ठीक है ना, एक वैलिड एग्रीमेंट होता है और ये एनफोर्सिबिलिटी का होना ना होना डिपेंड करता है पार्टीज पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो सारे ही के सारे एक्सप्लेनेशन, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सप्लेनेशन है, क्या सारे सही दिए हैं कि नहीं दिए? बिल्कुल सही दिए सर। और यही तो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कशन अबाउट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनफोर्सिबिलिटी इज रॉन्ग। ठीक है ना, तो सारे के सारे इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन आर करेक्ट? टू कॉम्पिटेंट पार्टी सेक्शन 11 से 12, वैलिड एक्सेप्टेंस सेक्शन 4 से 7 तक है, लॉफुल कंसिडरेशन सेक्शन 2D एंड 25, फ्री एंड वॉलेंट्री कंसेंट सेक्शन 15 से 19A तक है। सेक्शन 15 एंड 19A। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर देखिए ये तो सही कह रहा है, टू कॉम्पिटेंट पार्टी का जो सेक्शन है वो सेक्शन 11 एंड 12 है। वैलिड एक्सेप्टेंस सेक्शन 4 से 7 तक है। लॉफुल कंसिडरेशन जो है सेक्शन 2D एंड 25 है। फ्री एंड वॉलेंट्री कंसेंट जो है वो सेक्शन 15
और 19 से, सारे ही के सारे जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वी यूज द वर्ड कंसेंसस एड आइडम। तो कंसेंसस एड आइडम का मतलब क्या होता है? क्या आप लोगों ने पढ़ा है इस चीज का मतलब कि कंसेंसस एड आइडम का मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों ने पढ़ा है कंसेंसस एड आइडम का मतलब, तो आप लोग बताइए इसका मतलब क्या होता है। सर पता तो है, पढ़े तो है, भूल गए। सर पढ़े तो है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ठीक है ना। सर पढ़े तो है, बताएंगे नहीं। तो कंसेंसस एड एडम का मतलब, कंसेंसस एड एडम का मतलब होता है एग्रीमेंट टू द सेम थिंग ऑन द सेम सेंस। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू द सेम थिंग, एग्रीमेंट टू द सेम थिंग और मीटिंग ऑफ द माइंड, ठीक है ना। इसका मतलब होता है क्या कि लीगली बाइंड तो करता है। देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगली बाइंड करता है दोनों ही पार्टी को, लेकिन उसमें क्लियर और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। किसके रिगार्डिंग? जो भी एसेंशियल टर्म है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट। सेम थिंग सेम सेंस का मतलब, सेम थिंग सेम सेंस का मतलब क्लियर एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्लियर एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। किसके रिगार्डिंग सर? किसके रिगार्डिंग? ऑफ द एसेंशियल टर्म, ऑफ द एसेंशियल टर्म, एसेंशियल टर्म एंड सब्जेक्ट मैटर, ऑन द एसेंशियल टर्म एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है। तो सेम थिंग ऑन द सेम सेंस, इसको हम लोग कहते हैं कंसेंसस एड आइडम। तो ये मैंने एकदम सही चीज यहाँ पे देखिए क्या बोल दिया ना, एग्रीमेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट, बिल्कुल सही। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। विच व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, when is the communication of proposal, the acceptance of proposal and the revocation, revocation का मतलब होता है cancellation, revocation of proposal deemed to be made only on clear verbal communication of such proposal, acceptance or revocation second by an act or omission of the party by which he intended to communicate such proposal, acceptance or revocation or has the effect of communicating it, third only when the proposal or acceptance or revocation of the proposal is recorded in writing, fourth only when the proposal or acceptance or revocation of the proposal is received and understood by the other party receiving the information। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका करेक्ट आंसर सेकंड वाला होगा, बाय एन एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी बाय विच ही इंटेंड टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन और हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। सवाल क्या पूछा था? when is the communication of proposal, the acceptance of proposal and the revocation deemed to be made, कब मान लिया जाएगा कि acceptance of proposal और revocation of proposal मान लिया जाए? कब deemed to be made मतलब हो गया है? तो तब हो गया है by an act or omission of the party by which he intend to communicate such proposal, acceptance or revocation or has the effect of communicating it, तो तब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when is the communication of proposal complete? When it come to the knowledge of the person to whom it is made, कि only when the proposal, acceptance और revocation of the proposal is recorded in writing, क्या writing में वो record हो जाए तब मान लेंगे। when the other party give his assent dissent to the proposal, क्या ठीक है ना, कब जब वो अपना ऐसे जब जो भी असेंटर है वो अपना डिसेंट टू द प्रपोजल मान ले दे दे, और ओनली व्हेन ए क्लियर वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ सच प्रपोजल इज मेड। तो क्या आंसर हो जाएगा सर? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, तो जिससे हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं जब उनके नॉलेज में ये चीज़ आ जाए तब हम मान लेंगे कि वो प्रपोजल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जैसे जैसे मान लीजिए कि आप किसी के पास शादी का प्रस्ताव लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर सामने वाली जो है अगर मान गई,
जो भी सामने वाला कह रहा है कि क्या तुम मेरे से शादी करोगे या करोगी, तो अगर मान लिया गया या हम समझ गए कि सामने वाला जो इसका इंटेंशन क्या है, ये तो मेरे पास प्रस्ताव रखने वाला है शादी को लेके, तो अगर अगर मेरे तक उसकी बात पहुंच गई तो हम कह देंगे प्रपोजल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आप लोग शादी के चक्कर में मत पड़िएगा, फ़िलहाल आप लोग जेआरएफ क्लियर करने के चक्कर में पड़े रहिए। अगला सवाल, व्हेन ए प्रपोजल बी रिवोक्ड मतलब कैंसिल इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, वंस ए प्रपोजल इज मेड इट कैन नॉट बी रिवोक। सेकेंड, एनी टाइम बिफोर और आफ्टर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। थर्ड, एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड, उसके बाद नहीं। एनी टाइम बिफोर द प्रपोजल कम्स टू द नॉलेज ऑफ द अदर पार्टी बट नॉट आफ्टरवर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? सेकेंड हो जाएगा कि एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, ठीक है ना, मतलब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले, लेकिन उसके बाद नहीं कि जब हम एक्सेप्ट कर ली तब आप कह रहे हो कि हम रिवोक करेंगे, तब नहीं चलेगा। 13, ए प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बाई, कब रिवोक नहीं हो सकता सर? एन एक्ट इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड ऑफ द प्रपोजर वेदर रिलेटेड टू द प्रपोजर ऑफ द अदरवाइज। सर कुछ समझ में नहीं आया, चलिए भाई कोई बात नहीं। टर्पिट्यूड का मतलब होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि टर्पिट्यूड का मतलब क्या होता है। टर्पिट्यूड मतलब होता है डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी या डिसऑनेस्टी, और आप इसी को कह लो इमोरलिटी। तो क्या बोला है? एन एक्ट इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, जब आप किसी के मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब मॉरल वे में जब आप किसी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, ठीक है ना। एन एक्ट इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड ऑफ द प्रपोजर, मतलब जो प्रपोजर है वो मॉरली किसी को डिसऑनेस्ट मतलब क्या कर रहा है, ठेस पहुंचा रहा है, डिसऑनेस्टी कर रहा है व्हेन रिलेटेड टू द प्रपोजल ऑफ द अदरवाइज, तो प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, किसी के साथ डिसऑनेस्टी कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो, तब वो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये नहीं कि रिवोक हो गया तो चल गया काम, रिवोक नहीं होगा आपका। अगर आप किसी के साथ चीट करना हो गया ना, डिसऑनेस्टी का मतलब क्या हो गया कि आप किसी के साथ चीट कर रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो, तब ये नहीं कि भैया रिवोक कर दो और हम भी निकल लिए बच गए, तो तब आप बच नहीं सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, when is the promise said to be expressed in Indian Contract Act? When the proposal or acceptance of any promise is made in word, तो when is the promise said to, कब हम मानेंगे कि प्रॉमिस को एक्सप्रेस कर दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? जब कोई प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो है वो वर्ड से, वो शब्दों से हो गया हो, ठीक है। अगला सवाल, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ए थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन हो जाएगा? तो सर थर्ड पर्सन होगा हु इज द बेनिफिशियरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कैन शुई, ये होगा थर्ड पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एसेंशियल फॉर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? इट शुड बी इन राइटिंग ओनली, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी competent टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट, इट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड एक्सप्रेसली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या ये रिटर्न होना चाहिए हमेशा? नहीं, ऐसा कोई भी एसेंशियल फीचर ये नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे आपने किसी के साथ शादी का वादा किया, ठीक है ना, आप लंबे समय से शादी का वादा करते आ रहे, सपने दिखाते चले आ रहे, लेकिन आप क्या वो शादी का वादा आप हर वक्त लिख लिख के देंगे? नहीं। तो अगर ऐसे भी अगर आप किसी के साथ शादी का वादा करते आ रहे तो किसी के साथ आप इमोशंस के साथ किसी का खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी फिर आपके ऊपर, चाहे भले ही वो लिखित रूप में नहीं था, आप ये नहीं कह सकते कि क्या मैंने तुम्हें लिख के दिया था कि हम तुमसे शादी करेंगे, तो अगर उस केस में फिर आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सोच समझ के किसी से वादा करिएगा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट? तो ये तो सबको पता है, जिसका उम्र क्या हो भैया, जिसका उम्र 16 साल हो, ठीक है, तो 16 साल में आप बच्चे हैं। इफ ए पर्सन हु इज इनकैपेबल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट इज सप्लाइड विथ नेसेसरी बाय एनी पर्सन, देन द लेटर शैल, तो देन द लेटर शैल, क्या ये तो पता है आप लोगों को, बी रीइंबर्स फॉर सच सप्लाई फ्रॉम द प्रॉपर्टी। अगर आप किसी को नेसेसिटी सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसको रीइंबर्स किया जाएगा फॉर सच सप्लाई फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द सच इनकैपेबल पर्सन,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 2E of the Indian Contract Act, every promise and every set of promise forming the consideration for each other, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सर इसको कहते हैं हम लोग एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का डेफिनेशन किस में है? सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंसेंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक कंसेंट क्या है? तो when they agree upon when one person when two person agree upon the same thing in the same sense, this is called your consent, सहमति। when two person agree upon the same thing in the same sense, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफाई दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड। तो क्या होना चाहिए? मेजॉरिटी एज पे होना चाहिए। बिल्कुल सर, मेजॉरिटी एज पे होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। अगला सवाल है, कुछ क्वेश्चन आपको बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में बेसिक भी पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल एडवांस लेवल के यहाँ पे मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन ही एडवांस लेवल के ही है, लेकिन बीच बीच में मैंने बेसिक्स को भी ऐड किया है। ठीक है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड? किस चीज़ को आप फ्रॉड नहीं कहेंगे? ऐसा कौन सा इसमें से चीज़ है जिसको आप फ्रॉड नहीं कहेंगे? वेयर ए पर्सन स्टैंड इन ए फिड्यूशरी रिलेशन विद अदर एंड इंड्यूसेस द अदर पर्सन टू एक्ट ऑन हिज डायरेक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग फ्रॉड नहीं कहेंगे। किसी के साथ आप फिड्यूशरी रिलेशन में हो। फिड्यूशरी रिलेशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? फिड्यूशरी रिलेशन का मतलब आपका दूसरे का एक दूसरे के साथ क्या है, कोई ना कोई इंटरेस्ट है। ठीक है ना। जैसे इस वाइफ हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को यहाँ पे फ्रॉड नहीं किया कहा जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि इसने तो मेरे साथ फ्रॉड किया। ठीक है ना। जैसे जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए शाम को खाना बना देना अच्छे से, अच्छा डिश बना देना मेरे लिए, मैं तुम्हें अच्छी वाली साड़ी ला के दूँगा, ड्रेस ला के दूँगा। अब मेरे लिए तो अच्छा खाना बना दी, लेकिन मैंने जो है अपने वादे को पूरा नहीं किया, तो मेरे ऊपर वो फ्रॉड का केस नहीं लगा सकती क्योंकि यहाँ पे फिड्यूशरी रिलेशन है। चलिए अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोर्शियन इज नॉट ट्रू? कोर्शियन का मतलब क्या होता है कि जब किसी पे आप दबाव डाल रहे हैं, ठीक है ना, गलत तरीके से किसी के ऊपर जब दबाव डालना, दैट इज कॉल्ड योर कोर्शन, उसको हम लोग कहते हैं। तो बोला गया है कि किसको आप कोर्शन नहीं, नॉट ट्रू, कोर्शन के रिगार्डिंग कौन सा नहीं सही है? कोर्शन इन्वॉल्व अनलॉफुल डिटेनिंग, ये तो है। द एक्ट ऑफ कोर्शन मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन एंड नॉट नेसेसरीली एट द अदर पार्टी टू द एग्रीमेंट, ये भी सही है। कोर्शन गिव वन पर्सन एन एडवांटेज ऑफ ए पोजिशन ऑफ पावर ओवर अनदर, ये नहीं, ये गलत है, ये चीज़ सही नहीं है, गलत है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सही है। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सी वाला जो स्टेटमेंट है सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। बताइए कौन सा हो जाएगा? 24 का बहुत आसान है। तो सर सारे ही चीज़ें 1 2 3 4 5, जब सारे ही चीज़ें, ये सेक्शन 14 कहता है कोई भी कंसेंट फ्री कंसेंट माना जाएगा जब ये सारी चीज़ें ना हो। तो 1 2 3 4 एंड 5 ऑल दी अबव। तो प्यारे बच्चों, अब जो मैंने अगला टॉपिक लिया है वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से लिया हुआ है। तो आइए देखते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज प्लेज? प्लेज क्या होता है? तो प्लेज होता है द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस। तो प्लेज का मतलब क्या होता है कि प्लेज का मतलब एक तरीके से वादा। तो द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस, मतलब मैंने कोई गुड्स आपको दे के रखा है और मैंने एज ए सिक्योरिटी के तौर पर, और मैंने कहा कि जब तक मैं अपने वादे को ना पूरा कर लूँ तब तक आप मेरे को ये सामान लौटाना मत, इसको अपने पास एज ए सिक्योरिटी रखो, इसको कहते हैं प्लेज। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर ए पर्सन प्लेज गुड्स इन विच ही हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट, द प्लेज इज। तो उस प्लेज को हम लोग क्या कहेंगे? सर उस प्लेज को हम लोग कहेंगे दैट इज वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट, दैट इज वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड, the communication of notice of revocation of the proposer to the other party, the failure of the acceptor of to fulfill condition precedent to acceptance, the lapse of the time prescribed in such proposal of its acceptance,
एन एक्ट इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, मैंने बता दिया टर्पिट्यूड का मतलब क्या होता है, ऑफ द प्रपोजर वेदर रिलेटेड टू दी प्रपोजल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवोक कब नहीं होगा, यही इसी टाइम ये रिवोक नहीं होगा जब आप किसी के साथ डिसऑनेस्टी कर रहे हो, किसी इमोरलिटी कर रहे हो, तब वहाँ पे रिवोकेशन नहीं होगा, ना तो प्रपोजल का ना तो कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी फीचर ऑफ कन्वर्ट ए प्रपोजल इनटू ए प्रॉमिस, कब एक प्रपोजल प्रॉमिस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अगर आपने द एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, तो प्रिस्क्राइब टाइम कन्वर्ट ए the acceptance must be within the prescribed time limit, which of the following is not a necessary feature to convert a proposal, ये कोई necessary feature नहीं होता है किसी proposal को promise में convert होने के लिए, ये necessary feature नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ, कभी कदार ये हो सकता है कि इस चीज़ को इतने टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया तो नहीं, मतलब फिर वो इनवैलिड हो जाएगा या वैलिड हो जाएगा, ये चीज़ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो प्रॉमिस कभी कभी हो भी जाता है, ये नहीं कि कभी भी आप प्रपोजल को प्रॉमिस में बदलने के लिए ये नहीं कि आपकी सहमति चाहिए, मैंने आपको टाइम लिमिट दे दिया, इतने टाइम के अंदर अगर आपने कुछ भी नहीं कहा तो भी हम वो मान लेंगे कि प्रपोजल बिकम ए प्रॉमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द प्रॉमिस सेड टू बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस, व्हेन द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, when the proposal or acceptance of any promise is made in any way other than words. Third, when the proposal or acceptance of any promise is made in words. Fourth, when the proposal or acceptance is made by either in words or in any way other than words. Anyway, तो when the proposal or acceptance of any promise is made in words, तो इसको कहते हैं हम लोग एक्सप्रेस प्रॉमिस, जब हम उसको एक्सप्रेस करें वर्ड्स में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एसेंशियल फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल फीचर क्या नहीं है, इट शुड बी। तो अभी हम लोगों ने देखा ये जरूरी नहीं है कि सारे ही जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइटिंग में ही हो, कुछ वर्बली भी हो सकते, इन वर्ड्स भी हो सकते, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये तो मैंने हम लोगों ने कर लिया, चलिए क्वेश्चन लगता है ये रिपीट हो गया है। An agreement created by words spoken or written is called, इसको हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, तो सर इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जो बोल के लिख के किया जाए। What do you mean by consent under the Indian Contract Act 1872, तो consent का मतलब क्या होता है, agree upon the same thing in the same sense. Which of the following is not necessary feature for free consent, फ्री कंसेंट के लिए फ्री नेसेसरी फीचर क्या नहीं होना चाहिए, तो व्हेन द कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी फीचर फॉर फ्री कंसेंट, तो फ्री कंसेंट के लिए जरूरी नहीं कि वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है ना। व्हेन द कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग, तो ये कोई इसका नेसेसरी फीचर नहीं है। नेक्स्ट, which of the following does not fall under the under not coercion according to the Indian Contract Act, fall under not coercion, तो कौन सा coercion की कैटेगरी में फॉल नहीं होगा, तो coercion give one person an advantage of a position of power over the another, ये नहीं होगा। चलिए अगला सवाल, in which of the following circumstances is undue influence not exercise, undue influence exercise कब नहीं कर सकते, जब कोई आपके साथ डिसऑनेस्टी किया हो, तब वहाँ पे आप अनड्यू इन्फ्लुएंस सामने वाले पे नहीं दवा एक्सरसाइज नहीं हो सकता। मतलब मान लीजिए कि आपके साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने देख लिया कि उसने तो आपके साथ डिसऑनेस्ट किया, तो वो आपके ऊपर क्या नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, नहीं तो आप भी फिर एक्शन ले लेंगे, आप भी फिर एक्शन ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर नॉट फ्रॉड अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो फ्रॉड कौन सा नहीं है, पहला पढ़ेंगे हम लोग, वेयर ए पर्सन स्टैंड इन ए फिड्यूशरी, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, फिड्यूशरी रिलेशन होगा तो वहाँ पे फ्रॉड नहीं कहेंगे उसको हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर नॉट मिस रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव द अदर पार्टी विलफुली।
तो इसको मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कहेंगे, इसको हम लोग फ्रॉड कहेंगे, क्योंकि किसी भी इंसान को आप डिसीव करना चाह रहे हो, धोखा देना चाह रहे हो अपने मर्जी से, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, फिर आप फ्रॉड कर रहे हो उनके साथ, फ्रॉड कर रहे हो उनके साथ। ठीक है, अगला सवाल, ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच अंडर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नथिंग रिमेन टू बी डन बाय आइदर पार्टी, नथिंग रिमेन टू बी डन बाय आइदर पार्टी, किसी भी पार्टी की तरफ से कुछ भी आप बचा नहीं है कुछ करने को उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो यानी वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस इज अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड, whose consent was so caused, when the consent was caused by silence but the party had the means of discovering the truth। कंसेंस जो हुआ है वो साइलेंस में ही हुआ है, लेकिन पार्टी के पास एक साधन है जिससे वो सच्चाई का पता लगा ले। नेक्स्ट, वेयर द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट आर अंडर द मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट इज, तो वो एग्रीमेंट फिर क्या कहलाएगा, तो वो एग्रीमेंट फिर वॉइड कहलाएगा। नेक्स्ट, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय एन एजेंट टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इज कॉल्ड दी, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसको हम लोग कहेंगे सब्सटीट्यूटेड एजेंट। व्हेन ए पर्सन अपॉइंटेड बाय एन एजेंट, एजेंट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ पर्सन, कि आप प्रिंसिपल के लिए, मुझे तो प्रिंसिपल ने, मुझे तो जो प्रिंसिपल है मुझे अपॉइंट किया एज ए एजेंट, और मैं आपको कहता हूँ कि आप ना मेरे जगह पे काम कर लो उस प्रिंसिपल के लिए, हम नहीं करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, तो हमने अपने जगह पे आपको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अगर आप मेरे अंडर काम करते तब आप मेरे सब एजेंट हो जाते, लेकिन मैंने आपको सब्स्टिट्यूट कह दिया कि प्रिंसिपल ने मेरे को काम दिया, मुझे लगा कि नहीं भैया हम नहीं कर पाएंगे, हम आपको दूसरे किसी से ये काम करवा देते हैं, सौंप देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when in transaction of bailment comes to an end the duty of transfer the goods is laid upon to him, तो किसके ऊपर ड्यूटी ले रह जाता है, तो सर ड्यूटी रह जाता है बेली के ऊपर, बेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, if any party of a single consideration for one or more object or any one or any part of any one of several consideration of a single object is unlawful, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो सर हम लोग वहाँ पे कहेंगे जहाँ पे सिंगल कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर अनलॉफुल हो जाए तो भैया वो कॉन्ट्रैक्ट ये वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, पहला क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ, तो ये तो वॉइड हो गया ना, किसी को शादी से रोक रहे, रेस्ट्रेन कर रहे, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो सर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, यही तो इसका मीनिंग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, तो वो क्या हो जाएगा, तो तभी इन्फोर्सेबल होगा जब वो भविष्य में वो इवेंट हैपन किया हुआ है, जब वो भविष्य में वो इवेंट हैपन हुआ है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर ए प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रॉमिस एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तब क्या हो जाएगा, तो द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्स, तब वो प्रोमिसर रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होगा, जब एक्सेप्टेड नहीं किया गया होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा नॉन परफॉर्मेंस के लिए। नॉट डज ही देयर बाई लॉस हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ना ही वो अपना कोई राइट लॉस करेगा। अगला सवाल, इफ इट अपीयर फ्रॉम द नेचर ऑफ द कॉज दैट इट वॉज द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एनी प्रॉमिस कंटेन इन इट शुड बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, तो क्या हो जाएगा, तो प्रॉमिसर को ही इट मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ। अगला सवाल, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज वैलिड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो किस कंडीशन में वैलिड हो जाएगा, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, प्रॉमिस होना चाहिए, बिल्कुल सर प्रॉमिस होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति, भाई जो आप लोग LIC करवाते, इंश्योरेंस करवाते,
टू सेव अनदर पर्सन फ्रॉम द लॉस ऑफ और मेकिंग गुड द लॉस, ठीक है, ये भी होगा। विच में कॉज द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, बिल्कुल सही बात है। द प्रोमिसर अंडरटेक टू मेक गुड द लॉस, बिल्कुल सही बात है। इट कवर द इंडेमनिटी फॉर लॉस कॉज बाय ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन ओनली, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि सर सारा ही जो सही बात है, तो 1 2 3 4 5 इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? द पर्सन हु गिव गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी, जो गारंटी देते हैं उसको श्योरिटी कहते हैं क्या? हाँ सर, उसको श्योरिटी कहते हैं। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, तो अगर सामने वाला डिफॉल्ट कर जाएगा तो हम गारंटर है, हम गारंटी दिए, तो हम प्रिंसिपल के लिए लाइबल होंगे। द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द क्रेडिटर, बिल्कुल हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी बेल प्लेज एंड एजेंसी इज कवर्ड अंडर सेक्शन, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बट उतना ही इंपॉर्टेंट और स्टैटिक पोर्शन है, सेक्शन 124 से 238, ठीक है। चलिए अगला सवाल, when two or more person have made a joint promise, then unless a contrary intention appear from the contract, all such person must fulfill the promise, must fulfill the promise, क्या हो जाएगा सर? jointly and severally, jointly and severally। next question, where two or more person have made a joint promise, a release of one of such joint promiser by the promise, ठीक है ना, अगर एक मुक्त हो गया तो क्या सब मुक्त हो जाएंगे? डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर, नहीं भैया। नाइदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर सो रिलीज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसर्स, भैया अगर किसी एक ने ड्यूटी को परफॉर्म कर भी लिया हो तब भी वो आज़ाद नहीं हो गया। वो ये नहीं कहेगा कि देखो भैया मैंने इतने पोर्शन के लिए वादा किया था तो हम तो आज़ाद हो गए। भाई आप जॉइंट प्रॉमिस में प्रॉमिस किए थे, तो अगर कोई एक भी डिफ़ॉल्ट करेगा तो सब लोग जिम्मेदार होंगे, और अगर कोई एक ने वादा अपना पूरा कर दिया है, बाकी लोगों का भी वादा पूरा करना बाकी है, तो अभी भी सभी लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। नेक्स्ट, वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टेंट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस एंड सच रेसिप्रोकल प्रॉमिस आर टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड, क्या हो जाएगा इसका आंसर? Promiser need to perform his part of promise at all. Promiser need to perform his part of promise unless promise is ready and willing to perform his reciprocal promise. Promiser has to compel promise to perform his promise first. There is a no valid contract at all. So yes, promiser need not to perform his part of promise unless the promise is ready and willing to perform his reciprocal promise. तो जब तक आप अपने वादे पूरे करने के लिए तैयार है नहीं, तब तक हम क्यों तैयार हो? सीधी सी बात है। When a party is to a contract fails to perform a contract within a fixed time, तो फिक्स टाइम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो सच कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट फिर वॉइडेबल हो जाएगा। फिर वो सामने वाले पे डिपेंड करेगा कि वो क्या करना चाह रहा है, उसकी क्या रजामंदी है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट हो, जैसे आप लोग वादा करते होंगे ना कि हम तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाएंगे, तो वो वॉइड होगा। Which of the following definition is not correct under the term mentioned under the discharge by agreement? नोवेशन, नोवेशन मतलब नवीनीकरण, अल्टरेशन मतलब बदलना, रेसिशन मतलब कैंसिलेशन, रेमिशन मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ ए हायर, रेमिशन करना मतलब जो तुमने एक्सेप्ट किया था उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम परफॉर्म करके दिखाएंगे, दैट इज रेमिशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रेमिशन हो जाएगा। Where person reciprocally promise first to do certain things which are legally and secondly under specified circumstances, मतलब contingent contract की बात आ गई। To do a certain other things which are illegal, अरे भाई ये तो illegal हो गया, तो illegal हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो पहला सेट ऑफ प्रॉमिस तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन दूसरा वाला तो भैया वॉइड हो जाएगा क्योंकि इलीगल आपने कह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In case of breach of contract of sale of some rare article or things for which there is a no substitute in the market, the court may grant, तो कोर्ट क्या ग्रांट करेगा प्यारे बच्चों? सर कोर्ट ग्रांट करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो देखिए हम लोगों ने हंसते खेलते और बातें करते करते क्वेश्चन 60 तक सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन हु हैज रिसीव एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट? उनका क्या ऑब्लिगेशन होगा उस पर्सन का जिन्होंने रिसीव किया एडवांटेज वॉइड एग्रीमेंट में? तो सर उसका पता है क्या हो जाएगा? ही इज बाउंड टू रिस्टोर इट और मेक कंपनसेशन, उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। कोई वॉइड एग्रीमेंट हुआ है और आपने उसका लाभ ले लिया तो आपको उस चीज़ का कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पुट एज द राइट ऑफ श्योरिटी? राइट ऑफ श्योरिटी में के अंतर्गत क्या सही कैन बी पुट? राइट ऑफ श्योरिटी में क्या क्या आएगा? राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, बिल्कुल। राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, बिल्कुल। राइट अगेंस्ट द को श्योरिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज द ड्यूटीज ऑफ बेली? तो बेली का ड्यूटी क्या होता है? तो प्यारे बच्चों ड्यूटी का बेली का ड्यूटी क्या होगा? रीजनेबल केयर रखेगा गुड्स का, अनऑथोराइज इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी दूसरे सामान के साथ नहीं मिलाएगा, नॉट टू रिटर्न और चीज़ें पूरे हो जाने के बाद सामान को लौटाना है, टू रिटर्न और कोई भी अगर आप उससे लाभ कमाए हैं तो उस लाभ को भी आपको, कोई भी आप इंक्रीज रिटर्न, कोई भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उस चीज़ से तो उसको भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट इज सप्लाइड विथ नेसेसरी बाय अनदर पर्सन देन द लेटर शैल, तो देन द लेटर शैल ये आप लोगों ने किया अभी, तो उसको रीइम्बर्स किया जाएगा उनके प्रॉपर्टी से ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स? ठीक है ना। फाइंडर ऑफ गुड्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? सर वो चुपचाप वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो बेली का होता है, बेली का। ठीक है ना, कि आप चुपचाप सामान को भली भांति लौटा देंगे। नेक्स्ट, एक्स ओज 10,000 टू वाई, वाई को 10,000 रुपये कर्जा दिया है कॉन्ट्रैक्ट में। इट इज एग्रीड बिटवीन एक्स वाई एंड जेड दैट वाई शैल हैंस फोर्थ एक्सेप्ट द जेड एज हिज डेटर इंस्टेड ऑफ एक्स फॉर द सेम अमाउंट। ओल्ड डेप्ट ऑफ एक्स इज डिस्चार्ज एंड ए न्यू डेप्ट फ्रॉम जेड टू वाई इज कॉन्ट्रैक्टेड। तो ये क्या हो गया सर? ये क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया? तो इसको हम लोग कहते हैं नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नवीनीकरण। पुराना कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, नया कॉन्ट्रैक्ट जेड और वाई के बीच में हो गया। कभी कभी क्वेश्चंस के कुछ क्रक्स पॉइंट को आपके निकालने होते हैं, ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी वहाँ पे चीज़ें पूरे समझ में आएंगे तभी हम आंसर लगा पाएंगे। कभी कभी आप लोगों को कुछ चीज़ों के क्रक्स पॉइंट को ढूंढने पड़ते हैं। चलिए अगला सवाल, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच द टू पार्टी हु सफर सच ब्रीच शैल, क्या करेगा सर? वो रिसीव करेगा कंपनसेशन, कोई भी लॉस डैमेजेस हुआ है दूसरे पर्सन के द्वारा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, तो उसका कंपनसेशन किया जाएगा। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है प्यारे बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि एक पार्टी प्रॉमिस करता है अदर पार्टी को कि आपको कोई भी भविष्य में लॉस होगा तो हम उसकी भरपाई करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस इन फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बहुत आसान है और उतना ही इंपॉर्टेंट उतना ही बेसिक। सर सबसे पहले ऑफर होगा, ऑफर का एक्सेप्टेंस होगा, एक्सेप्टेंस में कंसिडरेशन होगा तो तब वो एग्रीमेंट बनेगा और जब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो क्या बन जाता है सर? वो तब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज 3 पार्टी कंसिस्टिंग ऑफ क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर एंड श्योरिटी? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है सर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जहाँ पे प्रिंसिपल डेटर होगा, क्रेडिटर होगा और गारंटर होता है। नेक्स्ट, हु इज ए कंटिन्यूइंग गारंटी? व्हाट इज ए कंटिन्यूइंग गारंटी? सॉरी क्वेश्चन है कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब क्या है? कंटिन्यूइंग गारंटी से आप क्या समझते हैं? तो जहाँ पे एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए हम गारंटी देते चले जा रहे हैं, ए गारंटी विच एक्सटेंड टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू ए कंटिन्यूइंग गारंटी इन केस ऑफ श्योरिटीज डेथ? इंडेमनिफिकेशन फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द श्योरिटी विथ रिगार्ड टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन। दूसरा, रिवोकेशन ऑफ द कंटिन्यूइंग गारंटी विथ रिगार्ड टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन।
थर्ड, द कंटिन्यूइंग गारंटी शैल कंटिन्यू इन द नेम ऑफ द श्योरिटी हियर्स, एंड फोर्थ, द कंटिन्यूइंग गारंटी शैल कंटिन्यू बाय एनी अदर पर्सन। क्या इंडेमनिफिकेशन फ्रॉम द पार्टी ऑफ द श्योरिटी विथ रिगार्ड फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए, रिवोकेशन होगा कंटिन्यूइंग गारंटी का रिगार्ड टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए, कि कंटिन्यूइंग गारंटी कंटिन्यू करेगा इन द नेम ऑफ द श्योरिटी के नाम पर, कि कंटिन्यूइंग गारंटी कंटिन्यू करेगा किसी के भी नाम पर, किसी भी पर्सन के नाम पर। बताइए इसका सही आंसर क्या है सर? सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड आंसर बी, रिवोकेशन ऑफ द कंटिन्यूइंग गारंटी विथ रिगार्ड टू द फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए। अगर श्योरिटी का डेथ हो गया तो फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए मेरा जो गारंटी है वो रिवोकेट कर जाएगा। 73, एनी गारंटी विच द क्रेडिटर हैज ऑब्टेन बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टांसेस, तो वहाँ पे क्या माना जाएगा सर? वहाँ पे आप मान लीजिएगा कि वो इनवैलिड हो गया, इनवैलिड। जो मेन थीम है उसी पे जब आप अपना चुप्पी साध दिए तो वो इनवैलिड हो जाएगा, और क्या। चलिए 73 क्वेश्चन कर लिया आप, बस 10 क्वेश्चन और है। एक्स ट्रांसफर पोजीशन और कस्टडी ऑफ द फार्म लैंड टू हिज सन, एक्स ने अपने फार्म लैंड का कस्टडी सन को दिया, ठीक है ना। एस मतलब एस शैल पे रेंट और ए लीज फी इन रिटर्न, एस उसका रेंट पे करता है या लीज फी देता है बदले में। एक्स रिसीव करता है कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ द प्रॉपर्टी बट एक्स स्टिल ओन्स इट, एक्स इज दस रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द प्रॉपर्टी टैक्स एंड इज लाइबल। भाई अभी भी एक्स के ही नाम पे है तो एक्स को ही देना पड़ेगा। फॉर वॉट हैपन्स ऑन द लैंड, जो भी लैंड पे होगा उन्हीं को देना पड़ेगा। तो दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, इस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं सर? ये तो बेलमेंट हो गया ना, बेलमेंट। बेलमेंट मालिक हम ही है, मैंने खाली वो सामान आपके पास अभी रखने को दिया है, मालिकाना अधिकार मेरा है, ये बेलमेंट हो गया, ठीक है ना। व्हाट इज प्लेज? प्लेज क्या होता है? अभी आप लोगों ने किया भी था। तो द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर ए पर्सन प्लेज गुड्स इन विच ही हैज ओनली ए लिमिटेड इंटरेस्ट, द प्लेज इज, तो प्लेज क्या माना जाएगा सर? वो प्लेज वैलिड टू द एक्सटेंट टू द इंटरेस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम कंसिडरेशन रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी, मिनिमम अमाउंट क्या होना चाहिए सर? ऐसा तो कुछ तो हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है, तो नो कंसिडरेशन एट ऑल इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, व्हाट आर एसेंशियल फॉर ए पर्सन टू एम्प्लॉय एन एजेंट, एजेंट होने के लिए क्या एसेंशियल इंपॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए? तो पर्सन मेजर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड शुड बी साउंड माइंड, तो जो वो एग्रीमेंट कर रहा है उस एग्रीमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। अगला सवाल, एंड एजेंट्स अथॉरिटी कैन बी क्रिएटेड, एजेंट की अथॉरिटी कैसे क्रिएट की जाती है? या तो एक्सप्रेसली क्रिएट कर सकते हैं सर आप, या तो इम्प्लाइड, या तो एक्सप्रेसली या तो इम्प्लाइड। क्वेश्चन नंबर 80, एंड सब एजेंट इज ए पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ, तो किसके अंडर में, किसके अंडर में होता है सर? वो एजेंट के अंडर में होता है, ओरिजिनल एजेंट के अंदर में। अभी अभी मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूट एजेंट बताया, सब एजेंट बताया, और प्रिंसिपल एजेंट आप जानते हो, और प्रिंसिपल क्या होता है ये आप लोग जानते हो। चलिए अगला सवाल है, फॉर द फ्रॉडुलेंट एक्ट और विलफुल रॉन्ग ऑफ ए सब्जेक्ट सब एजेंट हु हैड बीन ड्यूली अपॉइंटेड, द सब एजेंट इज, दिस सब एजेंट इस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा सर? वो रिस्पॉन्सिबल दोनों के लिए हो जाएगा, तब प्रिंसिपल के लिए भी हो जाएगा और एजेंट के लिए भी तो होगा ही होगा, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर द एक्ट ऑफ पर्सन अपॉइंटेड एज अ सब एजेंट बाय द एजेंट विदाउट हैविंग एन अथॉरिटी टू डू सो, अथॉरिटी नहीं था फिर भी, तो तब वो एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे वो थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पे कोई अथॉरिटी तो थी नहीं, आपने ज़बरदस्ती किसी को अपना सब एजेंट बना लिया। तो अगर वो कोई भी गलत काम कर दिया, काम समय से नहीं पूरा किया, तो सब चीज़ के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे, चाहे वो प्रिंसिपल के लिए हो चाहे वो किसी भी थर्ड पार्टी के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज का आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू द टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी इन विच द एजेंट हिमसेल्फ हैज एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर? तो सच एन एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड ओनली अपॉन एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टू दी सेड इफेक्ट, टू दी सेड इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों ने किया है 83 रैपिड फायर एमसीक्यू, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं हम लोग इसके पार्ट 2 में।
कुछ इम्पॉर्टेंट और भी MCQs के साथ लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।